हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम आज पढ़ेंगे कि भारत में सब जगह कौन कौन सी मृदा सॉइल या मिट्टी पाई जाती है, उसमें क्या डिफरेंस है, वो सब हम आज देखेंगे। इससे पहले हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड आज का क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा और उसके बाद कम क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा को क्रम से लगाइए। आपको ऐसे क्रम से लगाना है कि जो मृदा सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है मिट्टी, उसके बाद उससे कम क्षेत्र में, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, आपको ऐसे लगाना है। देखिए, इसमें है ए काली मृदा, बी लैटेराइट मृदा, सी जलोढ़ मृदा और डी लाल पीली मृदा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं ए बी सी, जो ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शंस। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके देना है और बाद में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी अगर आपको नहीं आता है। चलिए हम अपना टॉपिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि भारत की मृदा सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले देखते हैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन। देखिए, 11 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ठीक है, जो मदरहुड है उसकी सेफ्टी से रिलेटेड है ये। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब होता है? 11 अप्रैल को। और 21 अप्रैल को क्या होता है? सिविल सेवा दिवस होता है। ठीक है, आप भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये डे आपको याद रखना है। तो चलिए हम अपना टॉपिक देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, वैसे अगर आप एक बार ऊपर से देखेंगे किसी ज़मीन में तो आपको हर जगह मिट्टी दिखाई देगी, है ना। आप सोचते होंगे कि ये मिट्टी है, एक सी है हर जगह, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मिट्टी भी ना कई तरीके की होती है। जैसे कि किस तरीके की होती है? जैसे कि पतली होगी, महीन होगी, मोटी होगी, कंकड़ वाली होगी, ज़्यादा कंकड़ वाली होगी। इसके अलावा और कैसी होती है, कब आप गौर करेंगे ना तो आपको कहीं पे लाल कलर की दिखेगी, कहीं काली दिखेगी, कहीं लाल पीली, इस तरीके से अलग अलग, कहीं पे भूरी। तो इस तरीके से ना अलग अलग मृदा होती है। तो उस ये इनका कलर अलग क्यों होता है? क्योंकि उनमें अलग अलग जो लवण होते हैं, खनिज होते हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मिट्टी होती है और उसमें उसी मिट्टी में उसी तरीके की फसल उगती है। ठीक है, वो अलग चीज़ों में मिट्टी काम करने में, मतलब अलग चीज़ों में काम आती है। तो इस तरीके से जो मृदा है वो भी अगर आपको ऊपर से एक सी दिखती है तो वो भी एक सी नहीं होती है, वो बहुत अलग अलग तरीके की होती है। तो हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, कौन सी ज़्यादा पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है, उसमें क्या ज़्यादा मिलता है, क्या कम मिलता है, और उसमें कौन सी कृषि की जाती है। ठीक है, ये सब हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, अब हम चलेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बताई। ठीक है, महाद्वीपीय भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी असंगठित चट्टानी परत के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। देखिए, महाद्वीप महाद्वीप जो होते हैं ना, बड़े बड़े, है ना, आप कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, उनके सबसे ऊपर की जो चट्टान की परत होती है ना, जो टूट गई है चट्टान के परत, छोटी छोटी मिट्टी में मिट्टी बन गई है। ठीक है, उसके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से क्या होता है? चट्टान के टूटने से मृदा का निर्माण होता है, मिट्टी बनती है। एक्चुअल में मिट्टी है क्या? जो रॉक्स है वही तो टूट के मिट्टी बनती है ना। ये आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ, तो इसमें 5% कार्बनिक पदार्थ होते हैं, 45% इसमें अकार्बनिक खनिज कण होते हैं, और वायु जल जीव 50% से मिलकर ये बनती है। ठीक है, इस तरीके से हमारी मिट्टी बनी होती है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में उच्चावच, जनक, सामग्री, जलवायु, वनस्पति तथा समय प्रमुख कारक है। अब देखिए, मिट्टी के निर्माण को भी कई चीजें प्रभावित करती हैं, जैसे उच्चावच। ठीक है, ऊंचाई पर है या कम ऊंचाई पर है, जैसे कि पर्वत होंगे तो उधर की मिट्टी की परत कम होगी, छोटी पतली होगी। ठीक है, और उस वो किस चीज़ों से बनी है, वहाँ की जलवायु क्या है, शुष्क है। ठीक है, अगर समुद्र के पास की मृदा होगी तो वो लवणीय होगी, है ना। तो इस तरीके से, और कैसी वनस्पति है, इन सब की वजह से जो मिट्टी होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं पर्याप्त सीमा तक मृदा निर्माण को प्रभावित करती हैं, लेकिन अब मानव जो है वो इतना कार्य करने लगा है प्रकृति के से, है ना, प्रकृति के विरुद्ध। तो अब क्या है, जो मानवीय क्रियाएं हैं वो भी प्रभावित करने लगी है मृदा निर्माण को। जैसे कहीं पर अगर बहुत सारे पेड़ काट दिए जाए तो वहाँ की जो मृदा है वो क्षरित हो जाएगी, मतलब वो धीरे धीरे बह जाएगी। अगर कहीं पर्वत वाले क्षेत्र के हम बहुत सारे पेड़ काट दें तो अब क्या है, इंसान भी मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। विभिन्न भौगोलिक वातावरण में अलग अलग प्रकार की मृदाएं विकसित होती हैं। अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो मिट्टी होती है ना, वो बहुत सालों में बनती है। ऐसा नहीं है कि अगर ये मिट्टी है तो मतलब आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप
मतलब जो मृदा है वो लाखों सालों में बनती है, क्योंकि उसमें कई जीव जीव भी मिले होते हैं, पेड़ पौधे भी मिलते हैं उसमें, कंकड़ पत्थर भी मिलते हैं। तो जो मृदा होती है वो कई लाखों सालों में बन के तैयार होती है। इस संदर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसने क्या किया था, उसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। उसने क्या किया कि जो हमारी मृदा है भारत की उसको अलग अलग भागों में बांटा। आईसीएआर द्वारा संरचनात्मक मृदा और खनिज मृदा के रंग और संशोधनात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय मृदा को 8 वर्गों में इसने बांटा था। उसमें कौन कौन सी आती है? जलोढ़ मृदा, पर्वतीय बनीय मृदा, काली या रेगुर मृदा, वनस्पति सॉरी मरुस्थलीय मृदा, लाल पीली मृदा, लवणीय मृदा, लेटराइट मृदा, पीट और जैव मृदा। ठीक है, इस तरीके से उसने 8 उसमें बांट दिया भारत में जितनी तरीके की मृदा पाई जाती है उसको। अब देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम जलोढ़ मृदा क्या होती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि नाम में सब कुछ रखा होता है। अगर आप नाम से देखेंगे ना, देखिए जल, ठीक है, जलोढ़, जल आ रहा है, तो ये इसी तरीके से बनती है, ये जल के द्वारा लाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित यह मिट्टी मुख्यतः उत्तर के विशाल मैदान और तटवर्ती भागों में पाई जाती है। देखिए क्या होता है ना कि जैसे हमारे हिमालय से खूब सारी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, तो जब नदियाँ ऊंचाई से निकलती हैं तो वो अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी, है ना, और अवसाद ला और गाद काफ़ी सारी चीज़ें लेके आती है। ठीक है, और ये क्या करती है, उसको बिछा देती है जब वो नीचे आती है मैदान में, तटवर्ती क्षेत्रों में। तो उन अवसादों से जो मृदा बनती है उसको ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में भी सीमित क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। लेकिन एक तो ये उत्तर भारत में काफी क्षेत्र में पाई जाती है, और जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसमें भी नदी घाटियों में हमें ये मृदा मिलती है। देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर इस मृदा का विस्तार है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो वो जलोढ़ मृदा ही मिलती है। वो लगभग 40% भाग पर ये इसका विस्तार है, सोचिए। तो सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है? जलोढ़ मृदा। अगर आप इसके नाम से ही याद रख लिए, जल जल है ना पहले, तो ये जल द्वारा लाई गई है, नदियों द्वारा लाई गई है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, परंतु पोटाश और चूना समुचित मात्रा में पाया जाता है। ये फ्रेंड्स हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इस मिट्टी में क्या पाया जाता है और किसकी कमी होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पर एक चीज़ बता दूं कि अधिकतर जो मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस है वो ज़्यादातर मिट्टी में इसकी कमी ही होती है भारत में। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस और ह्यूमस इसकी कमी होती है, लेकिन जो जलोढ़ मृदा है उसमें पोटाश और चूना मतलब अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो क्या आप ये ध्यान रख लीजिए, कमी तो आपको पता रहेगा कि अधिकतर कमी होती है हर मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की, लेकिन जलोढ़ मृदा में पोटाश और चूना अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। विभिन्न प्रकार की चट्टानी खनिजों की उपस्थिति के कारण यह मिट्टी काफी उपजाऊ है, और इसलिए इसमें विविध फसलों की कृषि की जा सकती है। अब ये जो जलोढ़ मृदा होती है ये काफी उपजाऊ होती है, क्योंकि क्या है, काफी सारे खनिज होते हैं इसमें, है ना, काफी ऊपर से ये आई है मिट्टी, इसमें इतने सारी तरीके की मतलब चट्टान या अलग अलग उनसे बनी हुई है, तो इसमें क्या है, खनिज मिल जाएंगे आपको ज़्यादा, और ये उपजाऊ होगी। तभी देखिए ज़्यादातर कृषि कहाँ होती है, जो गंगा का मैदान है उधर ही पर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, वहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। तराई प्रदेश की मिट्टी में बालू और क्ले के अलावा कंकड़ भी पाए जाते हैं। तराई प्रदेश वो होता है जहाँ पर क्या काफ़ी ज़्यादा मतलब पानी होगा और मिट्टी होगी। ठीक है, तराई प्रदेश, वहाँ पे क्या है, बालू और क्ले मतलब बालू जो थोड़ी मोटी होती है उसके कंकड़ भी पाए जाते हैं। सतलज यमुना का मैदान, पंजाब, हरियाणा तथा ऊपरी गंगा के मैदान में प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे बांगर के नाम से जाना जाता है। इसका रंग गहरा होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा गंगा का मैदान से पंजाब, हरियाणा, ऊपरी गंगा का जो मैदान हो गया ऊपर की तरफ, वहां पर क्या है, जो हमारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो पुरानी है। ठीक है, उसको बांगर के नाम से जाना जाता है। इसका रंग कैसा होता है? गहरा होता है। इस मिट्टी में यथातथ चूने की गांठें पाई जाती है, जिन्हें कंकड़ के नाम से जाना जाता है। इसमें चूने की गांठें पाई जाती हैं। तो जो पुरानी मिट्टी है उसको क्या कहेंगे? बांगर। ठीक है, और जो नई मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं। देखिए वैसे तो इन्हें 4 भाग में बांटते हैं। पहले आता है भावर, भावर, ठीक है, बी से, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर। तो इसको एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। भूगर्भिक संरचना और संगठन के आधार पर जलोढ़ मृदा को भावर, तराई, बांगर और खादर प्रदेश में सीमांकित किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ नदियों के द्वारा लाए गए गोलाश्म और बजरी का निक्षेपण हुआ है उसे भावर कहते हैं। लेकिन नदी आई तो सबसे पहले क्या हुआ कि नदी जब नीचे आई, ठीक है, तो बड़ी बड़ी बजरी थी, मोटी मोटी, तो वहां उसने छोड़ दी नदी ने, तो उसको कहेंगे भावर। ठीक है, फिर क्या होता है, जो
इस क्षेत्र से क्या होती है, नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, बड़े बड़े जो समझ लीजिए टुकड़े होंगे उनमें अंदर नीचे नदी जो होती है वो छुप जाती है। इस क्षेत्र में नदियाँ समांतर सतह से विलुप्त हो जाती है और भावर के दक्षिण का वह क्षेत्र जहाँ नदियों की सतह पर आने के कारण जल का भराव हो जाता है उसे तराई प्रदेश कहते हैं। तो क्या होता है, ये बड़े बड़े कंकड़ होते हैं तो उनमें नदी नीचे लुप्त हो जाती है और जब जहाँ पर ये दोबारा निकलती है वहां पर क्या होता है, पानी भर जाता है, उसको कहते हैं तराई प्रदेश। तो तराई से याद कर लीजिए, तराई करना कहते हैं ना, पानी डालना, खूब सारा तराई कर रहे हैं। ठीक है, बाढ़ से अप्रभावित पुरानी जलोढ़ से निर्मित ऊपरी नदी बेसिन को बागर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तराई के बाद क्या आता है, बांगर आता है। ये पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित है, बांगर। उसके बाद आता है खादर, जबकि बाढ़ से प्रभावित निम्न नदी बेसिन के नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, ये जो मिट्टी होती है पहले काफी कंकड़ होंगे, देखिए याद रखिए, नीचे उतरेगी तो मोटे मोटे कंकड़ छोड़ देगी वहीं पे, उसके नीचे लुप्त हो जाएगी। इनका क्योंकि क्रम लगाने को आ चुका है और आ भी सकता है और एग्जाम में, इसलिए मैं आपको याद करा रही हूँ। तो भावर हो गया। उसके बाद क्या है, फिर क्या हुआ कि नदी जब निकल के बाहर आई तो खूब सारा पानी मिट्टी मिक्स हो गया तो तराई क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे बागर, पुरानी जलोढ़। फिर उसके बाद सबसे नीचा क्षेत्र जो होता है, निचला क्षेत्र, वहां पर क्या होगा, बाढ़ आ जाती है। तो वहां क्या होता है, नई मिट्टी, बाढ़ के साथ नई मिट्टी दोबारा से ऊपर आ जाती है, तो वो खादर मिट्टी होती है। ठीक है, सबसे लास्ट में आती है खादर। ठीक है, ये आपको मैंने एक्स्ट्रा समझा दिया। अब देखिए, इस मिट्टी में मुख्यतः गेहूं, गन्ना, जौ आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो जो बागर जो मिट्टी है हमारी, उसमें क्या मिलेगा, गेहूं, गन्ना, जौ प्रमुख फसलें उगती हैं। मध्य एवं निम्न मैदानी क्षेत्र में बाढ़ के कारण मृदा का नवीनीकरण होता रहता है। देखिए जैसे बिहार में, बंगाल में, असम में काफी बाढ़ आती है। क्या होता है, जो क्षेत्र नीचे होते हैं ना, ठीक है, मतलब सबसे ऊपर क्या है, हिमालय, उसके बाद क्या है, जमीन नीचे हो जाती है, तो नीचे क्या होगा, नीचे बाढ़ आ जाएगी नदियों से, जब बारिश का मौसम होता है तो उससे क्या होगा, ठीक है, काफी ज्यादा बाढ़ आती है। तो बाढ़ के साथ क्या है, नदी जो भी मिट्टी लाई होगी वो दोबारा बिछा देगी उस जगह पे, तो क्या हो गया, उनको नई नई मिट्टी मिल गई। ठीक है, मृदा का नवीनीकरण हो गया। तो उस मृदा को हम क्या कहते हैं, खादर, जिसकी उर्वरा शक्ति बागर से अधिक है। ऑब्वियसली नई मिट्टी है तो उसमें खनिज पदार्थ होंगे, सब होगा, तो उसकी जो मतलब क्षमता है फसल उगाने की वो ज्यादा रहेगी, है ना, उर्वरा शक्ति ज्यादा रहेगी। खादर का रंग हल्का होता है, खादर जो है वो हल्के रंग की होती है, क्योंकि देखिए वो अभी नई बनी है, हल्के रंग की है। तथा ये मिट्टी चावल और जूट कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या होगा, चावल और जूट, क्योंकि चावल में क्या है, बहुत पानी चाहिए, इसलिए चावल की कृषि के लिए ये सही है। और जूट आप जानते हैं, वेस्ट बंगाल वगैरह में जूट सबसे ज्यादा होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसमें बालू की मात्रा घटती जाती है। बालू क्या होता है, जो मोटे मोटे कंकड़ होते हैं उनको बालू कहते हैं। तो पश्चिम से पूर्व, जैसे देखिए नदी हमारी कैसे चलती हैं, अगर आप उत्तर भारत में देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व जाती हैं वो, तो उसके साथ क्या है, बालू की मात्रा घटती जाती है, मतलब बड़े कंकड़ों की मात्रा घटती जाती है, ऐसा है। अब मैं आपको एक चीज और दिखा दूंगी कि कितने क्षेत्र कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस चित्र में आपको जहाँ बिंदी बिंदी सी दिख रही है वो है, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि आपको उत्तर भारत वाले क्षेत्र में दिख रही है ज्यादातर। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में आपको क्या दिख रही है, जलोढ़ मिट्टी दिख रही है। तो ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है, मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो ये तिरछी वाली लाइन है, ये यहाँ पर क्या है, लाल लाल मिट्टी है। ठीक है, इस क्षेत्र में हमारी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है। इसके बाद काली मृदा, जो सीधी लाइन है, ये यहाँ पर आपके पाई जाती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, अभी मैं आपको सारी सॉइल पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है। इसके बाद देखिए, सॉरी, ब्लैक सॉइल के बाद देखिए लेटराइट मिट्टी। लेटराइट जो मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है, जो जो लेटी हुई सी लाइन है, यहाँ देखिए साइड साइड पे, ये किनारों पे पाई जाती है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। इसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी, यहाँ पर हमारी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पर हमारी पर्वतीय मृदा पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी मृदा कितने कौन कौन से क्षेत्र में है, अभी हम इसे पढ़ेंगे भी। अब देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे काली या रेगुर मृदा। ठीक है, ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण बैसाल चट्टानों के विखंडन से हुआ है, जिस कारण मिट्टी के कण बारीक होते हैं। देखिए जो हमारा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, एमपी वाला कुछ, ठीक है, इधर पे क्या होता है, ये काली मृदा बेसाल सॉरी काली मृदा पाई जाती है, क्योंकि बेसाल जो चट्टान होती है उनके कटने से बनती है, तो इसलिए इनका रंग ब्लैक होता है। ठीक है, और ये इसके कण जो होते हैं वो काफ़ी महीन बारीक होते हैं,
टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट लवणों की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्लैक सॉइल है इसका रंग ब्लैक क्यों होता है, तो इसमें क्या रहता है, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट रहता है लवण, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। बारीक महीन गठन के कारण ये सिकुड़ती है, जिस कारण चौड़ी और गहरी दरारों का निर्माण हो जाता है तथा गीली होने पर यह मिट्टी फूल जाती है। देखिए क्या होता है ना, इस मिट्टी में काफी मतलब बारीक कण होते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना, ये सिकुड़ जाती है। ठीक है, और जब आप मतलब पानी नहीं मिलेगा तो इस पे क्या होगा, आप देखेंगे काफ़ी दरारें पड़ जाएंगी। चाहे तो आप गूगल पे इन सबके चित्र भी देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें दरारें दरारें पड़ जाएंगी, गीली होने पर ये मिट्टी फूल जाती है। अगर गीली हो जाएगी तो फूल जाएगी क्योंकि क्या, काफ़ी बारीक कण होते हैं मिट्टी के। इस प्रक्रिया के द्वारा काली मिट्टी में स्वतः जुताई होती है। इसकी मतलब ये स्वतः जुताई हो जाती है इस कारण, क्योंकि इसमें दरारें पड़ जाती है, पानी आ जाता है तो फूल जाती है इस कारण। महीन कणों के कारण इस मिट्टी की जल धारण की क्षमता अधिक होती है। इसमें महीन कण होते हैं इसलिए क्या है, ये जल रोक ले। अब देखिए ज्यादा बड़े कण हो गए तो उसमें से क्या होगा, मिट्टी बह जाएगी, लेकिन महीन कण होते हैं तो वो मिट्टी को रोक के रखते हैं, तो इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। अतः ये मिट्टी शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, पोटाश और चूने की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि सारी मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की जहाँ तक है कमी ही मिलेगी आपको। तो ये आपको तो याद मतलब इतना नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि इनकी कमी है। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या पाया जाता है, तो इसमें क्या, लोहा, ऑब्वियसली देखिए ब्लैक कलर होगा, ब्लैक कलर है यानी कि इसमें लोहा तो होगा ही। एल्यूमिनियम, पोटाश और चूने की अधिकता होती है। जो हमारी जलोढ़ मृदा है इसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था कि पोटाश और चूने की अधिकता होती है, पर इसमें क्या, लोहा और एल्यूमिनियम की भी अधिकता है। ये पूछा जाता है कि क्या पाया जाता है, क्या कम पाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। कपास की फसल के लिए अधिक उपयोगी होने के कारण इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका स्थानीय नाम रैगुर है। ठीक है, ये ब्लैक कलर की होती है, इसमें कपास वगैरह जो है हमारा कॉटन, ठीक है, ज्यादा उगता है। तो इसका स्थानीय नाम क्या है, रैगुर। कभी ये भी पूछ सकते हैं कि रैगुर कौन सी मिट्टी को कहते हैं, तो ब्लैक सॉइल को कहते हैं। कपास के अलावा इस मिट्टी में गन्ना, मूंगफली, तंबाकू फल भी उगाए जाते हैं। देखिए इस मृदा का विस्तार महाराष्ट्र, मालवा क्षेत्र, तेलंगाना पठार, उत्तरी कर्नाटक, उत्तर पश्चिम तमिलनाडु, दक्षिण पूर्वी गुजरात आदि क्षेत्रों में होता है। ठीक है, मैंने आपको अभी चित्र में दिखाया था। तो इस जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है ना, उस तरीके का पश्चिम का, तो वहां पर ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अब देखेंगे लाल पीली मिट्टी। देखिए पहले नंबर पे जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा है, दूसरे में नंबर पे है ये लाल पीली मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है, तीसरे नंबर पे जो है क्षेत्रफल के हिसाब से काली मृदा पाई जाती है। तो जो अब पढ़ेंगे लाल पीली मृदा, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण प्राचीन आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाल मिट्टी का रंग किसकी वजह से होता है, तो फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसमें आयरन पाया जाता है, आयरन की वजह से इसका क्या होता है, जो कलर है वो रेड होता है। और ये कहाँ, प्रायद्वीपीय भारत जो हमारा है उधर पाई जाएगी, ठीक है। थोड़ा जो साउथ इंडिया का पार्ट है वहां पर। यह निच्छालित मिट्टी है, इसकी ऊपरी परत में लोहा एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। देखिए इस मिट्टी में क्या है, लोहा और एल्यूमिनियम ज्यादा पाया जाता है। मैंने आपको बताया इसका रेड कलर लोहे की वजह से लोहे की वजह से होता है। किंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और ह्यूमस की कमी होती है। चूने की कमी के कारण आंशिक रूप से अम्लीय होती है। देखिए मैंने आपको समझाया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी सब में होती है, तो इसमें भी है। ठीक है, लेकिन इस मिट्टी में पोटाश की भी कमी है, चूने की भी कमी है। ये दोनों चीजें क्या थी, अभी तक जो मैंने आपको दो मृदा पढ़ाई उनमें पोटाश और चूने की अधिकता थी, लेकिन इसमें कमी है, जिसके कारण चूना ना होने के कारण इसमें इसका कैसा होता है, ये अम्लीय होती है। पोषक तत्वों की कमी के कारण ये कम उपजाऊ होती है। इसमें क्या है, पोषक तत्व जो है काफी कम पाए जाते हैं, इसके कारण ये कम उपजाऊ है। इस मिट्टी में मोटे अनाज, दलहन और चावल भी उपजाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए लाल पीली मृदा जो होती है उसमें कौन सी फसल उगाते हैं, अनाज, दलहन और चावल, ठीक है। लाल पीली मिट्टी का विस्तार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल का पठारी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत आदि क्षेत्रों में है। ठीक है, लाल पीली मृदा भी मैंने आपको जो चित्र दिखाया था उसमें दिखाया था। तो जैसे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, ओडिशा, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इसके आगे की जो मृदा है वो हम नेक्स्ट जो ज्योग्राफी का पढ़ेंगे वीडियो उसमें पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स
इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, अगेन कौन सी मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। और फ्रेंड्स, जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा है आप उसका मुझे आंसर कमेंट में बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इस चैनल को अगर आप लोग देखते हैं आपको पसंद आता है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और जो मैं आपको मैप की सीरीज़ पढ़ा रही हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे आप सारा मैप्स करना सीख जाएंगे, तो आप एक खाली मैप पर उसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक है। और इसको चैनल को अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूँ तो इसको, क्योंकि थोड़ा सा अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो अच्छा लगता है, अगर आप लोग देखते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, है ना। अगर आपको पसंद आ रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा मुझसे इंटरेक्ट करें, जिससे मुझे भी काम करने के लिए इंकरेजमेंट मिले। थैंक यू।